ओके, तो इलास्टिसिटी लास्ट लेक्चर स्टार्ट किया था और इस चैप्टर में मैंने आपको बेसिक पार्ट पढ़ाया था लास्ट लेक्चर। क्या क्या बिट स्टडी किया था हमने देखिएगा। इलास्टिसिटी एक बेसिक टॉपिक है, इजी टॉपिक है और इस इलास्टिसिटी पर मैंने आपको कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स भी दिए थे, कल कुछ एमसीक्यूज भी सेंड किए थे। आई होप आपने सभी ने वो सॉल्व किए होंगे। ओके, आज के लेक्चर के बाद भी मैं आपको पूरे के पूरे जो एमसीक्यूज है इससे रिलेटेड बेसिक टू एडवांस लेवल तक ये सब मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, तो पहला बिट था कल जो भी मैंने पढ़ाया था, जस्ट एक बार रिवाइज करते हैं। रिजिड बॉडी सबसे पहले मैंने आपको बताया था। रिजिड बॉडी मतलब ऐसा बॉडी होता है कि जिसके ऊपर कितना भी फोर्स आप अप्लाई क्यों ना करो, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, ऐसे बॉडी को रिजिड बॉडी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बिट बताया था मैंने आपको डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब द फोर्स विच चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स। ऐसा फोर्स जो बॉडी का शेप एंड साइज चेंज करता है, ऐसे फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स कहा जाता है। आफ्टर दैट थर्ड बिट पढ़ाया था मैंने इलास्टिसिटी, जो हमारे टॉपिक का ही नाम है। Elasticity means the property of matter by virtue of which it regain its original shape when deforming force is removed. This property of body is called as elasticity. जब डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव हो जाता है तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी अपना जो ओरिजिनल शेप है वो फिर से रिगेन करता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। ओके, और इस इलास्टिसिटी का एग्जैक्टली अपोजिट प्रॉपर्टी है जो बताया था मैंने आपको, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब अब क्या रहेगा, अब देखिएगा। इलास्टिसिटी का ये एग्जैक्टली अपोजिट बीट है। इलास्टिसिटी मींस बॉडी अपना ओरिजिनल शेप रिगेन करता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन प्लास्टिसिटी मतलब क्या रहेगा, अब देखिएगा। प्लास्टिसिटी मींस बॉडी डजंट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। दिस बीट इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। ओके, प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी एक दूसरे के अपोजिट प्रॉपर्टीज है। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी दोनों भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं होते हैं, सभी बॉडीज इन बिटवीन रहते हैं। ओके, लेकिन हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल को परफेक्टली इलास्टिक बॉडी प्रैक्टिकली कंसीडर कर सकते हैं। ओके, लेकिन एग्जैक्टली परफेक्टली नहीं होता है, उसके समवॉट करीब रहेगा। ओके, तो ऐसा ही बिट रहेगा। उसके बाद फिफ्थ बिट पढ़ाया था मैंने, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब क्या रहेगा, आप देखिएगा। इसे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं हम, ये बॉडी के इनसाइड जनरेट होता है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस होता है ये। तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स मतलब क्या रहेगा, आप देखिएगा। बॉडी को जैसे हम डिफॉर्मिंग मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स जैसे हटा देते हैं, वैसे बॉडी अपना ओरिजिनल शेप दोबारा रिगेन करता है, और जिस फोर्स की वजह से होता है उसे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। ओके, जो भी बॉडी इलास्टिक नेचर के होते हैं उनका इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होता है और प्लास्टिक बॉडी का कम रहेगा। ओके, तो ऐसा ये पूरा बिट रहेगा। तो ये 5 बिट्स अगर आपको पता हो तो ये आप इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद फिर इस टॉपिक का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बिट मैंने आपको पढ़ाया था, दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब क्या रहेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, या फिर अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही होता है जितना अप्लाइड फोर्स होता है। ओके, तो इस वजह से अप्लाइड फोर्स और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। इस वजह से रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कहो या फिर अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया कहो। ओके, इसका बिट, ये बिट मतलब स्ट्रेस ही आएगा। इसका एस यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और सीजीएस यूनिट आएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और इसका डायमेंशन आता है m1 l⁻⁻1 t⁻²। ओके, तो ये रहेगा स्ट्रेस का डायमेंशन। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है ये तीन तरीके से बॉडी के डायमेंशन को चेंज कर सकता है। डिफॉर्मिंग फोर्स कैन चेंज लेंथ, डिफॉर्मिंग फोर्स कैन चेंज वॉल्यूम, डिफॉर्मिंग फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये तीन चेंजेस डिफॉर्मिंग फोर्स कर सकता है। तो अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लेंथ चेंज करता है तो उस डिफॉर्मिंग फोर्स को अगर हम एरिया से डिवाइड करते हैं तो जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस कहा जाएगा। ओके, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस मतलब क्या रहेगा, ये सबसे पहला स्ट्रेस रहेगा। ओके, और ये क्या रहता है आप देखिएगा, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस मींस deforming force which changes the length of body per unit area is called as
लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। ओके, इसका भी फॉर्मूला वही रहेगा, एसआई यूनिट भी वही रहेगा, सीजीएस भी वही रहेगा और डायमेंशन भी वही आएगा। ये जो अब लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस है, इसे हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स में, और वो रहेगा, पहला टाइप आपको पता है टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेस, और दूसरा रहेगा कॉम्प्रेसिव कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ओके, टेंसाइल मतलब जिस स्ट्रेस की वजह से बॉडी का लेंथ इंक्रीज होता है उसे टेंसाइल स्ट्रेस कहा जाता है, और जिस फोर्स की वजह से बॉडी का लेंथ कम होने वाला है उसे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कहा जाता है। इज इट ओके? दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो जो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस बॉडी के लेंथ को बढ़ाता है, ऐसे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस को आपको कहना है टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, और जो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस बॉडी के लेंथ को कम करता है, डिक्रीज करता है, ऐसे स्ट्रेस को कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आपको कहना है। इज इट ओके? टेंसाइल स्ट्रेस इंटर एटॉमिक मतलब देखिएगा, अब टेंसाइल स्ट्रेस जो जनरेट होता है बॉडी के अंदर, ये इंटर एटॉमिक रिपल्शन की वजह से जनरेट होने वाला है। ओके, और सॉरी, एक मिनट रुकिएगा। टेंसाइल स्ट्रेस जो रहेगा ये इंटर एटॉमिक मतलब ये टेंसाइल स्ट्रेस हो या फिर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हो, दोनों भी इंटर एटॉमिक फोर्सेस की वजह से होते हैं। एक में रिपल्शन होता है तो दूसरे में अट्रैक्शन होता है। अब किस में रिपल्शन होगा और किस में अट्रैक्शन होगा, देखिएगा, मतलब कॉम्प्रेशन अगर होता है ना तो इंटर एटॉमिक रिपल्शन वहां पर क्रिएट होता है, और वही अगर टेंसाइल स्ट्रेस अगर हम देखते हैं तो ये इंटर एटॉमिक मतलब एक में अट्रैक्शन रहेगा, एक में रिपल्शन रहेगा। अब लिख लीजिएगा किस में क्या रहेगा, मतलब ये भी बिट्स आपको पूछा जा सकता है। तो लिखिएगा ये एक शॉर्ट पॉइंट बोल के, टेंसाइल स्ट्रेस ये जनरेट होता है ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से। ओके, टेंसाइल स्ट्रेस इज जनरेटेड ड्यू टू द इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से जनरेट होता है। और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस किस वजह से जनरेट होता है, देखिएगा, बॉडी के अगर मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा करीब आ जाए तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इस वजह से कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस किस वजह से जनरेट होगा, ड्यू टू द रिपल्शन, इंटर मॉलिक्यूलर रिपल्शन। ठीक है, तो इस वाइज आपको ये दोनों भी बिट याद रखने हैं। ठीक है, तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस इतना ही है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेस बताया था मैंने आपको, और वो था वॉल्यूम वॉल्यूम स्ट्रेस। तो वॉल्यूम स्ट्रेस नथिंग बट क्या रहेगा, अगर कोई फोर्स किसी सब्सटेंस के वॉल्यूम को डिक्रीज करता है तो उस डिफॉर्मिंग फोर्स को अगर हम एरिया से डिवाइड करते हैं तो वॉल्यूम स्ट्रेस वहां पर जनरेट होगा। ओके, तो ये सेकंड स्ट्रेस रहेगा। और थर्ड वाला स्ट्रेस रहेगा शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस मैंने आपको बोला था, अगर कोई सब्सटेंस पर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाई करने के लिए नॉर्मली फोर्स अप्लाई होना जरूरी है। ओके, नॉर्मली अगर फोर्स अप्लाई होता है तभी बॉडी का लेंथ इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है, मतलब परपेंडिकुलरली होना चाहिए। ओके, वही अगर हम देखते हैं तो शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई करने के लिए सरफेस को पैरेलल फोर्स लगाना जरूरी होता है। ओके, सरफेस को अगर पैरेलल फोर्स लगाया जाता है, ओके, टेंजेंशियली, तो फिर मतलब बॉडी को टेंजेंशियली और सरफेस को पैरेलल फोर्स अगर हम लगाते हैं तो ऐसे फोर्स को अगर हम एरिया से डिवाइड करते हैं तो फिर शेयर स्ट्रेस हमें मिल जाता है। ओके, तो ये तीनों टाइप से स्ट्रेस के। इसके बाद स्ट्रेन के भी 3 टाइप्स मैंने आपको पढ़ाए थे। ओके, आई होप मतलब ये तीनों भी बिट्स आपने स्टडी किए थे। और एक स्ट्रेस था जो मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर आपके साथ, ब्रेकिंग स्ट्रेस। जो स्ट्रेस बॉडी को फ्रैक्चर्ड करता है, उस स्ट्रेस को अगर हम एरिया से डिवाइड करेंगे तो उसे ब्रेकिंग स्ट्रेस कहा जाता है। ये ब्रेकिंग स्ट्रेस 3 फैक्टर पर डिपेंड होता है बॉडी के, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर और इम्प्यूरिटीज के ऊपर। और वही अगर जो लोड होता है ना, कोई भी बॉडी कितना मैक्सिमम लोड कैप्चर कर सकता है, ये डिपेंड होता है उस बॉडी के नेचर पर, उस बॉडी के टेम्परेचर पर और इम्प्यूरिटीज पर, लाइक दैट। और एक फैक्टर पर वो डिपेंड रहेगा एरिया पर। मैक्सिमम लोड एरिया पर डिपेंडेंट है लेकिन ब्रेकिंग स्ट्रेस एरिया पर डिपेंडेंट नहीं है, याद रखना। तो इतना ही स्ट्रेस के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके बाद इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन मतलब क्या रहेगा, अब देखिएगा, चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। ओके,
तो स्ट्रेन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये दो सेम क्वांटिटी का रेशियो होने के कारण इसको कोई भी यूनिट नहीं रहता है। ओके, स्ट्रेन डजंट हैव एनी यूनिट, डजंट हैव एनी डायमेंशन। ओके, इसको यूनिट भी नहीं रहेगा और डायमेंशन भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब देखिएगा स्ट्रेन मतलब क्या रहेगा, चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब देखिएगा सबसे पहला डायमेंशन बॉडी का चेंज करता है डिफॉर्मिंग फोर्स, और वो होता है बॉडी का लेंथ। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ अगर हम करते हैं तो हमें पहला टाइप का स्ट्रेस मिल जाएगा, दैट इज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। ओके, तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या रहेगा, आप देखिएगा चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, ये पहला टाइप रहेगा स्ट्रेस का, स्ट्रेन का। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन मीन्स व्हाट, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। अब इसको मतलब कोई भी स्ट्रेन हो उसे नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, उसको यूनिट भी नहीं रहता है और डायमेंशन भी नहीं रहता है। ठीक है, तो अब देखिएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ किया तो पहला स्ट्रेन मिल जाएगा, दैट इज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। दूसरा आएगा वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन मतलब क्या रहेगा, आप देखिएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेन। और उसके बाद शेयरिंग स्ट्रेन जो रहेगा, शेयर स्ट्रेन जो रहेगा लास्ट वाला, देखिएगा आप क्या रहेगा, शेयर स्ट्रेन को मैंने आपको बोला था, सपोज अगर हम एक क्यूब लेते हैं जेली का बना हुआ। ओके, और इस जेली के क्यूब को अगर मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई करता हूँ ना, तो जेली का नीचे वाला हिस्सा वही रहेगा और ऊपर वाला हिस्सा डिस्प्लेस हो जाएगा ऐसे। ओके, ऐसा कुछ होने वाला है वहां पर। ओके, तो फिर ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट होने वाला है अपर लेयर का। ओके, ओवर द लोअर लेयर, ये लोअर लेयर फिक्स होता है, अपर लेयर डिस्प्लेस हो जाता है। तो अपर लेयर का डिस्प्लेसमेंट स्मॉल यल होगा, और उसका ओरिजिनल लेंथ यल होगा इस क्यूब का। ओके, तो अगर हम स्मॉल यल बाय कैपिटल यल मतलब करते हैं तो ये यहाँ पर ये जो एंगल रहेगा ना उसी के साथ ये इक्वल आएगा। ये जो एंगल है इसे हम फाई से इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसे एंगल ऑफ शेयर कहा जाता है, शेयरिंग एंगल कहा जाता है इसे फाई को। और ये अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड रहेगा, मतलब ये tan ऑफ थीटा रहेगा। ओके, मतलब इस फिगर में अगर हम tan ऑफ पाई निकालते हैं तो वो स्मॉल यल बाय कैपिटल यल आएगा। ओके, दैट इज lateral displacement of upper layer विथ लोअर लेयर, ओके, टू द ओरिजिनल लेंथ। इसका जो रेशियो होगा वही शेयरिंग स्ट्रेन होगा, और फाई का वैल्यू बहुत कम होने के कारण tan फाई का वैल्यू फाई होता है, तो फाई इज इक्वल टू स्मॉल यल बाय कैपिटल यल आएगा। इस कंडीशन में फाई रेडियन में रहेगा। ओके, याद रखिएगा। तो इस वजह से फिर शेयर स्ट्रेन को निकाला जाता है, ये फाई मतलब ही शेयरिंग स्ट्रेन रहेगा, दैट इज स्मॉल यल बाय कैपिटल यल। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर फेस रिलेटिव टू द लोअर फेस स्मॉल यल। ओके, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस, दो फेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है कैपिटल यल, इसका रेशियो मतलब ही हमारा शेयर स्ट्रेन रहेगा। तो अभी तक देखिएगा टॉपिक में मैंने आपको 3 स्ट्रेस और 3 स्ट्रेन्स पढ़ाए। ओके, तो ये स्ट्रेन और स्ट्रेस, ये जो दो क्वांटिटीज होते हैं ना, ये एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और ये किसी लिमिट के अंदर ही प्रोपोर्शनल होते हैं, और उस लिमिट को कहा जाता है इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, दिस लॉ इज कॉल्ड एज हुक्स लॉ। ओके, साइंटिस्ट हुक्स ने बताया हुआ एक लॉ है यहाँ पर जो हमें देखना है। ओके, हुक्स लॉ, साइंटिस्ट हुक्स ने बताया हुआ है लॉ है। क्या कहता है हमें ये लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट, ये भी कब वैलिड है, विद इन इलास्टिक लिमिट, यही उसका स्टेटमेंट है इस लॉ का, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, दिस लॉ इज कॉल्ड एज हुक्स लॉ। ओके, इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे को। फिर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर निकालना है हमें, तो फिर हमें एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और इस कांस्टेंट को हम मतलब यम से इंडिकेट करते हैं इन जनरल। विद इन इलास्टिक लिमिट stress is directly proportional to strain. To remove this proportionality sign, we are multiplying with constant, and this constant is denoted by m. Okay, और इस m मतलब
स्ट्रेस इज इक्वल टू यम इंटू स्ट्रेन आएगा, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यम, और इस यम का फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो इस यम को कहा जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस यम इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यम से इंडिकेट किया जाता है, और ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो रहेगा। इज इट ओके? तो बताओ मुझे स्ट्रेस का ऐसा यूनिट क्या रहेगा, सॉरी इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ऐसा यूनिट क्या आएगा बताओ। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, स्ट्रेस का यूनिट देखो, स्ट्रेन का यूनिट देखो, और मुझे बताओ कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या रहेगा। सभी सोचो इसके बारे में। इसके पहले मैंने आपको स्ट्रेस का यूनिट पढ़ाया हुआ है, स्ट्रेन का भी पढ़ा है। अब दोनों का रेशियो अगर हम लेते हैं तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिल जाता है, और इसका यूनिट भी राइट आंसर है। यूनिट ऑफ दिस पैरामीटर इज आल्सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, स्ट्रेन को तो कुछ यूनिट है ही नहीं, तो जो यूनिट स्ट्रेस का होगा वही यूनिट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रहने वाला है। दैट्स व्हाई दिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैविंग द यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो यूनिट रहेगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, मतलब इसका डायमेंशन भी वही रहेगा जो स्ट्रेस का है, दैट इज m1 l रेज टू -1 एंड t रेज टू -2। ओके, तो ये डायमेंशन रहेगा इसका। ठीक है, इज इट ओके? दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये रहेगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, और इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के तीन टाइप्स है। तीन टाइप्स क्यों है? क्योंकि आपको मैंने अभी तक पढ़ाया है कि स्ट्रेस के तीन टाइप्स है, स्ट्रेन के तीन टाइप्स है। तो तीन करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को उनके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन के साथ डिवाइड करेंगे तो थ्री मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिल जाएंगे। जैसे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस को लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन के साथ डिवाइड करेंगे तो पहला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिल जाएगा, दैट इज यंग्स मॉडुलस। ओके, फिर लॉन्जिट्यूडिनल सॉरी वॉल्यूम स्ट्रेस को वॉल्यूम स्ट्रेन के साथ डिवाइड करेंगे तो दूसरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिल जाएगा, दैट इज बल्क मॉडुलस। और लास्ट वाला मॉडुलस मिल जाएगा अगर हम शेयर स्ट्रेस को शेयर स्ट्रेन के साथ अगर डिवाइड करते हैं ना, तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें मिल जाएगा ना, उसी को कहा जाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, तो तीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तीनों भी मॉड्यूल्स का ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा। सीजीएस यूनिट m1 l रेज टू -1 t रेज टू -2 रहेगा। इज इट ओके? कुछ दिक्कत अब इसमें? जैसे तीन स्ट्रेस मतलब स्ट्रेन है, वैसे तीन स्ट्रेस है, तीनों को करस्पॉन्डिंग वैसे अगर हम एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तो थ्री मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं हम उस बिट को। तो पहला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा यंग्स मॉडुलस, ये साइंटिस्ट यंग्स ने बताया हुआ है, तो इसे यंग्स मॉडुलस कहा जाता है। तो यंग्स मॉडुलस निकालने का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। ओके, उसमें अरेंजमेंट किया जाता है कि एक वायर होता है, इस वायर पर लोड इंक्रीज करने का फ्लेक्सिबिलिटी होता है। उस पूरे सेटअप को यंग्स मॉडुलस का एक मतलब एक एक्सपेरिमेंट होता है आपको 12th स्टैंडर्ड में। तो यंग्स मॉडुलस उससे हम निकाल सकते हैं इजीली। तो यंग्स मॉडुलस मतलब क्या रहेगा, ये एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को इन जनरल हम यम से इंडिकेट करते हैं। ओके, लेकिन यंग्स मॉडुलस अगर रहा तो फिर उसे हम वाई से इंडिकेट करते हैं, और फिर ये वाई मतलब यंग्स मॉडुलस किसका रेशो आएगा, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। longitudinal stress to longitudinal strain, this factor is called as Young's modulus. Okay, longitudinal stress आपको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया होगा स्ट्रेस मतलब, और longitudinal strain क्या रहेगा बोलो बच्चों, longitudinal strain मतलब किसका रेशो रहता है, बोलो जल्दी से। longitudinal strain मीन्स किसका रेशो रहेगा, स्ट्रेन के तीन टाइप्स मैंने आपको पढ़ाए थे। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल मतलब ये चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट आंसर है। ओके, तो अभी देखिएगा, सपोज हम एक वायर लेते हैं। ओके, मतलब प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ कि इसका
सिग्निफिकेंस कैसा होता है और कैसा रहेगा। ये एक वायर है, इस वायर का लेंथ ओरिजिनल लेंथ यल है, ओके, और इसके ऊपर हम कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ताकि इसका लेंथ क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो अभी इसका इंक्रीज हुआ लेंथ कितना रहेगा, स्मॉल यल रहेगा। इज इट ओके? मतलब ये स्मॉल यल मतलब चेंज इन लेंथ है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ है, और ये जो फैक्टर होगा चेंज इन लेंथ जो रहेगा, ये कैसे निकालेंगे हम, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। इसका फाइनल लेंथ कितना हुआ है, यल डैश हुआ है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। पहले लेंथ इसका कितना था, यल था। तो चेंज इन लेंथ अगर हमें निकालना है, ओके, तो हम क्या करेंगे, यल डैश माइनस यल करेंगे। इज इट ओके? इसी को मैं स्मॉल यल से इंडिकेट कर रहा हूँ। इज इट ओके? ये स्मॉल यल मतलब इसे एक्सटेंशन या फिर इंक्रीज इन लेंथ कहा जाता है। इज इट ओके? समझ में आ गया फर्क? स्मॉल यल मतलब ही चेंज इन लेंथ रहेगा। इज इट ओके? तो आप देखिएगा मैं इस लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन को चेंज इन लेंथ मतलब स्मॉल यल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ मतलब कैपिटल यल रहेगा। तो इसी फॉर्मूले को अगर हम रीअरेंज करते हैं तो एफ एल बाय ए एल आएगा। इज इट ओके? फोर्स इंटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन एरिया इंटू एक्सटेंशन, ये फॉर्मूला मिलेगा हमें यंग्स मॉडुलस का। अब ये वायर है, तो बताओ वायर का एरिया कितना होगा, बोलो बच्चों। कोई भी अगर हम वायर लेते हैं तो वायर का एरिया कितना मिलेगा हमें, हाउ मच इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर द वायर? बोलो, कोई बताएगा आंसर? ये वायर है, आपको जो मैंने शेप दिया है, तो वायर का एरिया आर स्क्वायर कैसे होगा? वायर देखो आप, वायर इज इन द फॉर्म ऑफ सिलिंड्रिकल शेप, तो सिलेंडर का सामने वाला हिस्सा दिखेगा सर्कुलर होता है, और सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, तो राइट है। तो इसी वजह से यहाँ पर फोर्स इज इक्वल फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इंटू स्मॉल एक्सटेंशन रहता है, तो एरिया को हम रिप्लेस करते हैं पाई आर स्क्वायर से, तो ऐसा ये फॉर्मूला आ जाता है। और आपको पता है फोर्स मतलब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ मास टाई करते हैं यम, ताकि इस वजह से इस वायर पर फोर्स एक्सर्ट होता है। तो ये यम मास क्या करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट एक्सर्ट होता है इसका यम जी, इसी वजह से फोर्स को हम कभी कभी यम जी से भी रिप्लेस करते हैं। तो यंग्स मॉडुलस का फाइनल फॉर्मूला आता है यम जी एल, ओके, फोर्स को हम रिप्लेस करते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, ओके, और डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इनटू स्मॉल एल रहेगा। तो ये यंग्स मॉडुलस का बड़ा वाला फॉर्मूला है, ज्यादातर हमें डेरिवेशन में यही बीट लगने वाला है। तो यंग्स मॉडुलस किसका रेशियो रहेगा, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, दिस रेशियो इज कॉल्ड एज यंग्स मॉडुलस। ये यंग्स मॉडुलस का डिटेल में फॉर्मूला है। इसका एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और डायमेंशन इसका वही होगा जो हमारे स्ट्रेस का है, दैट इज एम वन एल रेस टू माइनस वन टी रेस टू माइनस टू, ओके, ये रहेगा। इज इट ओके? आ गया समझ में? ठीक है, रिपीट करना है, ठीक है चलेगा। देखो बच्चों, अब हम यहाँ पर यंग्स मॉडुलस देख रहे हैं। यंग्स मॉडुलस मतलब आपको पता होगा स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के साथ, ये हमें हुक्स लॉ ने बताया। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ओके, और फिर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालने के लिए हमें एक कांस्टेंट यम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस यम को कहा जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके, ये हुआ इन जनरल। लेकिन अभी हम पर्टिकुलरली, आपको पता है स्ट्रेस के तीन टाइप्स मैंने आपको पढ़ा है, स्ट्रेन के तीन टाइप्स हैं, तो उन तीनों टाइप्स को एक दूसरे से डिवाइड करने के बाद फिर हमें जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिल जाते हैं, उन्हीं को मतलब उनके बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रहेगा यंग्स मॉडुलस। ये यंग्स मॉडुलस कब ऑब्टेन होता है, जब हम लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस को लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन के साथ जब डिवाइड करते हैं ना, तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें मिलता है उसे यंग्स मॉडुलस कहा जाता है, ओके। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस हम फोर्स अपॉन एरिया से निकालते हैं। इज इट ओके? फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, तो इस वजह से लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया आएगा। और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, तो चेंज इन लेंथ को मैं स्मॉल एल से इंडिकेट कर रहा हूँ, ओरिजिनल लेंथ को एल से इंडिकेट कर रहा हूँ।
तो इस वजह से एफ बाय ए डिवाइडेड बाय स्मॉल एल बाय कैपिटल एल आएगा, और इसी को रीअरेंज करते तो एफ इंटू कैपिटल एल डिवाइडेड बाय ए इंटू स्मॉल एल आएगा। कैपिटल एल मतलब ओरिजिनल लेंथ, स्मॉल एल मतलब एक्सटेंशन, या फिर इसे इंक्रीज इन लेंथ कहा जाता है। तो पर्टिकुलरली ये केस आपको आएगा वायर के साथ, मतलब हमेशा हमें यंग्स मॉडुलस वायर का ही निकालना पड़ेगा, उस शेप का ही निकालना पड़ता है जनरली 99% प्रॉब्लम्स में। तो एट द टाइम हमें वायर का एरिया आपको पता होगा पाई आर स्क्वायर होता है, तो इस वजह से एरिया को मैंने पाई आर स्क्वायर से रिप्लेस किया है, और फोर्स एफ इंटू कैपिटल एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एल आएगा। तो इस वायर पर जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है ना एक्सटेंशन प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब वायर ऐसे ही उसका लेंथ नहीं बढ़ेगा, उसे नीचे खींचना पड़ेगा किसी फोर्स के साथ, तभी वो एक्सटेंड होने वाला है, तभी वो क्या होने वाला है, उसके अंदर इंक्रीज इन लेंथ होने वाला है, एक्सटेंशन होने वाला है। तो इस वजह से देखिएगा जो यम मास हम अटैच करते हैं इस वायर के बॉटम में, तो उसको अगर ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नीचे के डायरेक्शन में जो वायर पर वेट एक्सर्ट हो रहा है, जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो मिल जाएगा। इस वजह से इस एफ को हम रिप्लेस करते हैं यम इंटू जी से। ओके, तो यम जी इंटू कैपिटल एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर यल स्मॉल यल, ये रहेगा यंग्स मॉडुलस निकालने का फाइनल फॉर्मूला। बस यंग्स मॉडुलस के बारे में आपको इतना ही पता होना जरूरी है। इज इट ओके? कुछ दिक्कत किसी को? और ये भी विद इन इलास्टिक लिमिट होगा, क्योंकि विद इन इलास्टिक लिमिट ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जनरेट होते हैं। इस वजह से विद इन इलास्टिक लिमिट लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन का जो रेशियो आएगा उसी को यंग्स मॉडुलस कहा जाएगा। ओके, नाउ सियर अब सेकंड मॉडुलस है इलास्टिसिटी का यंग्स मॉडुलस होने के बाद, और वो रहेगा बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस कब ऑब्टेन होगा? सेकंड स्ट्रेस जो रहेगा आपको पता होगा, सेकंड स्ट्रेस था वॉल्यूम स्ट्रेस, तो वॉल्यूम स्ट्रेस को अगर हम वॉल्यूम स्ट्रेन के साथ डिवाइड करते हैं ना, तो जो फैक्टर मिलेगा उसी को बल्क मॉडुलस कहा जाता है। ओके, तो सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा बल्क मॉडुलस। ओके, ये भी साइंटिस्ट बल्क्स ने बताया हुआ है। तो बल्क मॉडुलस मतलब क्या रहेगा, आप देखिएगा विद इन इलास्टिक लिमिट रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन, दिस रेशियो इज कॉल्ड एज बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस हम के से इंडिकेट करते हैं। ओके, के या फिर बी से, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग सिंबल नजर आएगा। तो वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन, इसका जो रेशियो रहेगा इसी को हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। तो वॉल्यूम स्ट्रेस आपको पता है कोई भी स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया रहेगा। ओके, और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम रहेगा। इज इट ओके? और वॉल्यूम हमेशा चेंज ऐसे ही होगा, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेस बढ़ने से वॉल्यूम कम होता है, और स्ट्रेस कम होने से वॉल्यूम बढ़ता है। मतलब ये स्ट्रेस और वॉल्यूम एक दूसरे को ऐसे प्रोपोर्शनल होते हैं कि एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा डिक्रीज होता है, इस वजह से माइनस साइन यहाँ पर आ रहा है। इज इट ओके? वॉल्यूम स्ट्रेन निकालते वक्त हम माइनस साइन देते हैं, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि स्ट्रेस अगर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होगा। ओके, इस वजह से ये बिट दिया है यहाँ पर। तो इसी को अगर हम रीअरेंज करते हैं ना, तो फिर क्या मिलेगा देखिएगा, फोर्स इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम इंटू एरिया। ओके, तो ऐसा, सॉरी, एरिया नीचे चला जाएगा, एरिया इंटू चेंज इन वॉल्यूम नीचे आएगा। ठीक है, तो रीअरेंज करने के बाद बल्क मॉडुलस का हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, तो अब देखिएगा फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम रिप्लेस कर सकते हैं चेंज इन प्रेशर से। ओके, तो इसे हम चेंज इन प्रेशर से रिप्लेस करने वाले हैं। तो चेंज इन प्रेशर को हम डेल्टा पी से इंडिकेट करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया को। ओके, क्योंकि जितना फोर्स अप्लाई होगा उतना ही प्रेशर वहां पर क्रिएट होने वाला है। तो चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम, ये फॉर्मूला रहेगा फाइनली। ओके, तो इसे हम ऐसे भी इंडिकेट करते हैं v इंटू डीपी बाय डीवी। ओके, तो ये फॉर्मूला रहेगा बल्क मॉडुलस का। इज इट ओके? माइनस साइन रहेगा सब तरफ, तो माइनस वी इंटू डीपी बाय डीवी। डीपी मतलब चेंज इन प्रेशर और डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम। ओके, और v मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम रहेगा। तो इस वजह से बल्क मॉडुलस निकाला जाता है। अब ये बल्क मॉडुलस का भी ऐसा यूनिट वही होगा जो हमारे दूसरे मॉडुलस का है, दैट इज ऐसा यूनिट इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। इन सिमिलर वे जो यंग्स मॉडुलस का हमने निकाला था उसी बेस से बल्क मॉडुलस का आएगा। ऐसा यूनिट आएगा इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सीजीएस यूनिट आएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशन आएगा m1 l रेज टू -1 t रेज टू -2।
इज इट ओके? तो ये रहेगा बल्क मॉडुलस का एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और जो भी कंसेप्ट है बल्क मॉडुलस का यहाँ पर खत्म हो जाता है। ओके, इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये जो फैक्टर होता है ना, इसी को हम पास्कल्स के साथ डिवाइड करते हैं, मतलब रिप्लेस कर सकते हैं। इस वजह से इसे हम पास्कल भी लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो नोन एज पास्कल। इज इट ओके? अब सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जिसके डायमेंशन अभी तक बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, और वो है कॉम्प्रेसिबिलिटी। ओके, बल्क मॉडुलस का रेशियो अगर हम लेते हैं तो इसे कॉम्प्रेसिबिलिटी कहा जाता है। ओके, तो ये कोई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं है, ये एक पैरामीटर है जो बल्क मॉडुलस के साथ हमें स्टडी करना पड़ता है, जिसे कहा जाता है कॉम्प्रेसिबिलिटी। इसके डायमेंशन बहुत सारे एग्जाम में अभी तक पूछे गए, स्टार मार्क करके रखना। कॉम्प्रेसिबिलिटी को हम सी से इंडिकेट करते हैं, और ये सी मतलब ये बल्क मॉडुलस का रेशियो रहेगा। बल्क मॉडुलस के से इंडिकेट करते हैं हम, तो 1/k मतलब ये बल्क मॉडुलस का अगर रेसिप्रोकल लेते हैं हम, तो हमें कॉम्प्रेसिबिलिटी मिल जाता है। द रेसिप्रोकल ऑफ मतलब किसका रेसिप्रोकल लेना है हमें? बल्क मॉडुलस का। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेसिबिलिटी। ओके, तो बल्क मॉडुलस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी मीटर स्क्वायर पर न्यूटन रहेगा, उल्टा रहेगा। ओके, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेसिबिलिटी, और सीजीएस यूनिट इसका वही आएगा। अब मुझे इसके डायमेंशन बताओ क्या आएंगे, टेल मी डायमेंशन ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी। क्या आएगा बोलो? आपके आंखों के सामने बल्क मॉडुलस के डायमेंशन है, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी के डायमेंशन क्या आएगा? उल्टा आएगा, राइट आंसर है। जो प्लस है वो माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस होगा। दैट इज यम प्लस वन था तो यम माइनस वन आएगा, यल रेस टू माइनस वन है तो यल प्लस वन आएगा, और टी रेस टू माइनस टू है तो टी रेस टू प्लस टू आएगा। ओके, तो यम माइनस वन बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, याद रखना। बहुत सारे एग्जाम में अभी तक ये पार्ट पूछा गया है। ओके, दैट इज बल्क मॉडुलस और कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। ओके, लास्ट मॉडुलस है, आप इसके बाद मॉडुलस सभी खत्म हो जाते हैं, और वो मॉडुलस है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये आप किसका रेशियो रहेगा, आप देखिएगा, इसे ईटा से इंडिकेट किया जाता है, एन से, इस लेटर से। ओके, विद इन इलास्टिक लिमिट रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस का अगर हम रेशियो लेते हैं शेयरिंग स्ट्रेन के साथ, तो जो मिलेगा हमें, इसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहा जाता है, जिसे हम ईटा से इंडिकेट करते हैं। ओके, और ये भी इसका ऐसे यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा, और पास्कल लिख सकते हैं हम इसे, और इसका भी डायमेंशन वही रहेगा जो हमारे बाकी के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का है। शेयरिंग स्ट्रेस शेयरिंग स्ट्रेस को हम टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया लेते हैं। ओके, और स्ट्रेन आपको पता है, इसे हम फाइ से इंडिकेट करते हैं। इज इट ओके? फाइ से मैंने इंडिकेट किया था, आपको याद होगा। ठीक है, तो एफ बाय ए क्यू ये इसका फॉर्मूला रहेगा। इसको रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू फाइ, फाइ मतलब शेयरिंग स्ट्रेन रहेगा, तो एफ बाय ए क्यू ये फॉर्मूला रहेगा। फाइ ऑलवेज रेडियन में आपको लेना है ये फॉर्मूले में पुट करते वक्त। ठीक है, तो बस इतना ही ये पूरा बीट रहेगा, तो सभी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। इज इट ओके? किसी को कुछ दिक्कत? तीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैंने आपको पढ़ा है, और हुक्स लॉ भी पढ़ा है। हुक्स लॉ क्या कहता है हमें, कि इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के साथ, और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालने के लिए हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी कांस्टेंट को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है। और ये तीन तरीके के स्ट्रेस और तीन तरीके के स्ट्रेन होने के कारण करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को अगर हम करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन के साथ डिवाइड करते हैं, तो थ्री मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें मिल जाते हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, यंग्स मॉडुलस मतलब क्या रहेगा, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस टू द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन का जो रेशियो रहेगा, उसी को यंग्स मॉडुलस कहा जाता है। बल्क मॉडुलस मतलब क्या रहेगा, वॉल्यूम स्ट्रेस को वॉल्यूम स्ट्रेन के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें बल्क मॉडुलस मिलेगा। ओके, और उसका जो रेसिप्रोकल रहेगा उसी को कॉम्प्रेसिबिलिटी कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट बिट पढ़ा है मैंने आपको, वो था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या कहता है हमें,
शेयरिंग स्ट्रेस को अगर हम शेयरिंग स्ट्रेन के साथ डिवाइड करते हैं ना, तो फिर हमें जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलेगा, उसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहा जाता है। इज़ इट ओके? कुछ दिक्कत अब समझ में आ गया?